हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर जो है उसको 2-3 दिन हो चुके हैं अपडेट हुए। आप लोग काफ़ी सब चिंतित थे, जैसा कि एग्जाम डेट आ गई है, आप लोग काफ़ी टेंशन में हो सब लोग कि सर सिलेबस कैसे होगा। तो मैं वैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने कमेंट किया है टेलीग्राम पे, ये आपको वीडियो जो है अभी रात को 12 बजे के आसपास मिलेगा। मैंने कमेंट किया है कि विपुल सर ने जो कहा है ना, विपुल सर मैं खुद ही हूँ, ठीक है। वेडिक्ट क्लासेस जो है वो पूरी तरह से कमिटेड है आपको सिलेबस कराने के लिए, और सिलेबस जरूर कराया जाएगा। ये पेपर अगर 15 को भी होता तो भी मैं सिलेबस कराता। अगर मुझे 3 दिन के अंदर पूरे के पूरे हर घंटे एक लेक्चर रिकॉर्ड करके डालना पड़ता मैं तो भी डालता। अब मैं फ्री हो गया हूँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और अभी ये वाला जो लेक्चर है ये इन्वायरमेंटल स्टडीज का है। एक्चुअल में लेक्चर मैंने इन्वायरमेंट का करना था अपडेट, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल स्टडीज के हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, और हम जल्दी से इसके चाहे आज रात हो चाहे कल सुबह तक 3 लेक्चर जो है हम अपलोड करके आपको जो है इन्वायरमेंटल स्टडी का टॉपिक को कंप्लीट करवा देते हैं। और उसके बाद में हमारा इन्वायरमेंट का चलेगा, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्दी, कल या परसों तक वो भी स्टार्ट कर देते हैं साथ में। मैं आपको कम से कम 5 दिन, आपको 21 तारीख को अगर एग्जाम होता है तो तैयारी करने के लिए दूंगा, उससे पहले आपका सिलेबस पूरा होगा और बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ढंग से करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन से। सबसे पहले रिवीजन करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि अबायोटिक फैक्टर जो होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी करी थी एनवायरमेंट की क्लास के अंदर, एनवायरमेंट स्टडीज वाले लेक्चर के अंदर, थर्ड लेक्चर के अंदर। अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जितने के जितने हमारे क्या है नेचुरल फैक्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं नेचुरल फैक्टर्स की तो यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर रेन, यहाँ पर अगर मैं बात करूं विंड की तो ये सारे के सारे जो हमारे थे। अगर मैं बात करूं ह्यूमिडिटी की, ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर गैसेस की, ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं हमने स्टडी किए थे कि ये अबायोटिक फैक्टर्स से। यहाँ पर हमने बहुत सारी बातचीत करी थी कि अबायोटिक फैक्टर्स जो हैं किस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर दूसरी सारी थिंग्स के साथ रिलेटेड है। और हमने एक रिलेशन जो है वो कोशिश करी थी एस्टेब्लिश करने की बायोटिक फैक्टर्स के अंदर। हमने पढ़ा था कि बायोटिक फैक्टर्स जो थे वो कौन से थे, अबायोटिक कौन से थे, और अबायोटिक हमने कंप्लीट स्टडी कर ली थी। और इसके बाद में हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। बायोटिक फैक्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया था, यहाँ पे कंज्यूमर हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इससे पहले हमने प्रोड्यूसर पढ़ा था, ठीक है। अभी हमारा इसके अंदर लास्ट पॉइंट बचा था, उसे हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, और वो हमारा बचा था डीकंपोजर्स। थोड़ी बहुत बातचीत मैंने करी थी डीकंपोजर के बारे में, ठीक है। और इससे ऊपर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे कंज्यूमर के अंदर फॉक्स वगैरह का एग्जांपल दिया था, ह्यूमन का एग्जांपल दिया था कि ऐसे सारी के सारी लिविंग सेल्स जो क्या करती हैं, डेड सेल्स को भी खाती हैं। और ये मान लो कि डेड सेल्स तो खा ही रहे हैं, वो लिविंग सेल्स को भी खा रहे हैं, दोनों को खा रहे हैं मनुष्य, ठीक है, ह्यूमन। और जो फोक्स वगैरह है वो उनकी बात करी थी हम। अब हम पढ़ने चलते हैं डीकंपोजर्स के बारे में कि डीकंपोजर क्या होता है। देखो भैया बात ऐसी है, डीकंपोज नाम से समझ में आ रहा है कि जो क्या करेगा, किसी भी चीज को क्या कर देगा, डेस्ट्रॉय कर देगा। डेस्ट्रॉय इन द सेंस कि ये उसको नुकसान नहीं कर रहा, ये उसे खत्म कर रहा है। ये उसे किस फॉर्म के अंदर पहुंचा रहा है, N2 की फॉर्म के अंदर पहुंचा रहा है। देखो केमिस्ट्री के थोड़े से ना कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जब भी मैं N2 लिखता हूँ ना तो N2 लिखने से क्या मतलब है मेरा, मैं यहाँ पर नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा। जब भी मैं N2 लिखता हूँ इट मीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द एटमोस्फेयर गैस विच इज N2। नाइट्रोजन गैस है ये, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है भैया। N मत समझ लेना इसे, इन दोनों में फर्क है, N2, ठीक है। एटमॉस्फेयर की हमारी गैस नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। कोई भी डिकम्पोजर जब क्या करेगा, किसी भी यहाँ पर मान लो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को भी खत्म कौन करेगा, डिकम्पोजर खत्म करेगा। प्रोड्यूसर को भी खत्म कौन करेगा, डिकम्पोज करने वाला डिकम्पोजर करेगा, ठीक है। अब आपके मन में सब सवाल उठ रहा होगा कि सर डिकम्पोजर अगर इन दोनों को डिकम्पोज करता है दैट फाइनल प्रोडक्ट व्हाट इज एस्टैब्लिश्ड, क्या प्रोड्यूस होगा लास्ट प्रोडक्ट। अगर डिकम्पोजर ने डिकम्पोज कर दिया मटेरियल को तो यहाँ पर मेरा लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो लास्ट कहानी आपकी कहाँ खत्म होगी, N2 पे खत्म होगी। अगर मैं बात करूं डिकम्पोजर्स की तो भैया डिकम्पोजर्स किसको बोला गया, सैप्रोट्रॉप्स को बोला गया। अब आप कहोगे सर ये सैप्रो नई टर्म आ गई है। देखो ट्रॉप तो मैंने आपको बताया था कि ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, नरिशिंग इसका मतलब होता है, ठीक है। ट्रफ का अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो ट्रॉफ ये वाला। और जो सैप्रो है, सैप्रो का मीन क्या होता है, सैप्रो का मीन होता है यहाँ पर डेड सेल्स को खाने वाली, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, डेड सेल्स को खाने वाली जो चीजें हैं या कोई भी लिविंग सेल्स जो हैं, डेड सेल्स को दूसरी से डेड सेल्स। अब आप कहोगे सर कंज्यूमर को क्यों नहीं बोला, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, डेड सेल्स को डिकम्पोज कर रहा है वो, है ना, खत्म कर दे रहा है, उसे क्या बोला हमने, सैप्रोट्रॉप बोला। और सैप्रोट्रॉप का बेसिक नेचर कैसा है, अगर मैं बात करूं सैप्रोट्रॉप का बेसिक नेचर है हेटेरोट्रॉप। हमने ये पढ़ चुके हैं हम लोग कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, NaCH नाच न जाने घंटेड़ा। देखो नाइट्रोजन खाने वाला बैक्टीरिया
बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ और कार्बन खाने वाला हेटेरोट्रॉफ। देखो अब यहाँ पर बात समझ में आ रही है क्या? कार्बन खाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? हेटेरोट्रॉफ है। दैट हेटेरोट्रॉफ्स आर आल्सो नोन एज सैप्रोट्रॉफ्स। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन दोनों को प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को, है ना, क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी के सोर्स के लिए क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, उसे अपना जीवन निर्वाह करना है। बैक्टीरिया की बात करूं मैं तो बैक्टीरिया को अपना जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, उसको फूड चाहिए, है ना। फूड वो किस फॉर्म के अंदर लेता है? देखो दो चीजें चाहिए होती है बैक्टीरिया को, एक तो एयर चाहिए होती है और दूसरा से क्या चाहिए, हवा और पानी। यही बोल रहे थे हम लोग, ठीक है, हवा और पानी। अब कहोगे कि सर हवा और पानी तो हमारे लिए भी जरूरी है। भैया बैक्टीरिया हवा और पानी की प्रेजेंस के अंदर अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वो फूड बना रहे हैं, उस फूड को उन्होंने यूज कैसे करना है, ये हम पढ़ चुके हैं कि या तो वो क्या करेगा, सेल रिपेयर करेगा, या वो क्या करेगा, न्यू सेल का रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, न्यू सेल का रिप्रोडक्शन करेगा यहाँ पर। और डेड सेल्स जो है उनको डिकम्पोज करेंगे, कौन लोग करेंगे, सैप्रोट्रॉफ्स करेंगे, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स भी बोला जाता है इन्हें। इनका बेसिक नेचर जो है वो कैसा है, हेटेरोट्रॉफ के जैसा। हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया क्या करता है, कार्बन खाता है भैया हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या ये ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर रहा है क्या? हाँ जी, मैंने एक वर्ड बोला था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, बायोडिग्रेडेबल सस्पेंडेड सॉलिड पढ़ाते हुए, कि बायोडिग्रेडेबल जो सॉलिड्स होते हैं वो, कहने का मतलब ये बायोडिग्रेडेबल कौन से, जिनका डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। यहीं पर इसीलिए बात आ रही है ऑर्गेनिक मैटर की, जिस भी मटेरियल को क्या हो रहा है, डिकम्पोजिट किया जा रहा है, डिकम्पोजिशन जिसका पॉसिबल है। बेसिकली वो क्या होगा, एक ऑर्गेनिक मैटर होगा तभी उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या इनऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करवा सकते हो क्या तुम लोग? नहीं करवा सकते सर। हम लोग क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि सॉइल है, स्टोन है, इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होता है वो नॉन डिकम्पोजेबल है, ठीक है। ये याद रखेंगे, डिकम्पोजिशन इसका पॉसिबल नहीं है। सैप्रोट्रॉफ जो होते हैं, हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं, वो क्या करते हैं, डेड सेल्स को खाते हैं। अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्रोड्यूसर को भी खाएंगे। एक डेड ट्री है, उसका भी डिकम्पोजिशन होता है, उससे क्या बनता है, कॉल बनता है। फाइनल डिकम्पोजिशन के बाद में एक ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है, उसको क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो मास है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा जो स्किन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, N2 के अंदर। फाइनल डिकम्पोजिशन के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा भैया, N2 से स्टार्ट हुई थी कहानी और N2 पे खत्म हो जाएगी। ये N2 कहां पहुंच जाएगा, सेल्फ नरिशिंग मेरे जो बैक्टीरिया है, कौन से, ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा प्लांट के नरिशिंग के अंदर ये जो बैक्टीरिया है इसे इस्तेमाल कर लेगा। ये सारी बातचीत थी बायोटिक फैक्टर्स के अंदर। देखो अब ना एक बात समझने वाली है यहाँ पर कि बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते चले जा रहे हैं। हमने पूरी स्टडी करी, किसी भी इकोसिस्टम को अगर हम स्टडी करेंगे तो क्या होगा, वहां पर अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर दोनों का एक साथ नाम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा, इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट है ये, ठीक है। अब उस फंक्शनल यूनिट के अंदर अगर हम बात करें काम करने की, कोई भी इकोसिस्टम काम कब करेगा, जब उसे बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक दोनों मिलेंगे। देखो अबायोटिक फैक्टर के अंदर आपको टेम्परेचर जरूरी है ना, आपको वाटर जरूरी है। देखो यहाँ पे रेन से मेरा मतलब क्या, बारिश ही नहीं, सिर्फ वाटर किसी भी फॉर्म में पहुंच सकता है। वो जरूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेशन रेन के माध्यम से ही हो रहा होगा ना, कि मीडियम मेरा जो है रेन हो, वो यहाँ पर हील भी हो सकता है, वो ग्लेज भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। हमें उसके बारे में बात नहीं करनी, हम यहाँ पे वाटर की बात करें तो अबायोटिक फैक्टर सन, इन्फाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, देखो बायोटिक है, अगर कोई प्लांट है तो उसे रेन की जरूरत पड़ी ना, बायोटिक फैक्टर की जरूरत पड़ी। जब हम बात करेंगे ना टेरेस्ट्रियल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है बेसिकली ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे आएगा ऑन लैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे। यहाँ पर फिर से ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स को हमने क्या बोला कि ये डिकम्पोज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को, N2 को। अगर मैं इसके साइकिल की बात करूं तो देखो किस तरीके का साइकिल बनता है ना, ये साइकिल भी थोड़ा सा हम स्टडी करते हुए चलते हैं, यहाँ पर लेते हुए चलते हैं साथ में कि किस तरीके का साइकिल है अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का। देखो कहानी शुरू हुई है एक एनिमल से या फिर एक प्लांट से। किससे शुरू करना चाहते हो? चलो एक प्लांट से शुरू करते हैं कहानी, ठीक है। और कहानी को खत्म भी एक प्लांट पे लाके करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंस दोनों टॉपिक जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए उसी पॉइंट पर आकर के होंगे, खत्म होंगे। देखो ये एक प्लांट था, इस प्लांट को कौन खा गया, यहाँ पर एनिमल खा गया, ठीक है। एनिमल खा गया इस प्लांट को, ये प्लांट था। प्लांट इज क्या, प्रोड्यूसर होते हैं भैया। प्लांट सेल्फ नरिशिंग है, इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है, प्रोड्यूसर है, सेल्फ नरिशिंग है, और क्या है, ऑटोट्रॉफ है। अब एनिमल ने खाया, ठीक है, एनिमल ने क्या किया, कुछ दिन तक सरवाइव किया। इस एनिमल को कौन खा गया, यहां पर देखो ये था कंज्यूमर,
इसे क्या कर सकता है, इस एनिमल को यहाँ पर ह्यूमन भी खा सकता है, दूसरा कोई कंज्यूमर भी खा सकता है, इसे भी खा सकता है, इसे भी खा सकता है कंज्यूमर जो है। अब क्या हुआ, एनिमल जो था ये क्या हो गया, डेड हो गया। जैसे डेड हो गया इसका डिकम्पोजिशन हुआ भैया। अब ये जो डिकम्पोजिशन हुआ यहां से क्या होगा, इस डिकम्पोजिशन से दो चीजें यहां पर काम में आएंगी, एक तो आएगा बैक्टीरिया और दूसरा आएगा फंजाई। देखो बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया क्या करेगा, डेड सेल्स को खाएगा, डेड सेल्स को खाएगा। और हम बोले तो ये कहां पर पाया जाएगा, किसी भी एनिमल या किसी ह्यूमन की जो क्या है स्किन टिश्यूज, अगर हम बात करें स्किन टिश्यू की, तो भैया स्किन टिश्यू जो है उनको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। और डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया। जब भी हम बात करेंगे किसी भी डेड सेल को खत्म कर रहा है, डेड सेल मींस क्या हो रहा है भैया, डिकम्पोजिशन हो रहा है उसका, कौन कर रहा है, बैक्टीरिया करेगा। क्या ये काम फंजाई से करवा लोगे क्या, नहीं, ये काम फंजाई नहीं करेगा, ये बैक्टीरिया ही करेगा। तो सर अब पूछोगे कि फंजाई किसका डिकम्पोजिशन करेगा, भैया आपका जो फंजाई है ना ये डिकम्पोजिशन करेगा डेड प्लांट का, ये डेड प्लांट का डिकम्पोजिशन कर देगा फंजाई आपका। फंजाई क्या होता है भैया, फंगल, फंजाई, कावाक, ठीक है। बैक्टीरिया भी आपको पता होगा ऐसे हिंदी में क्या होता है। तो अब हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में पढ़ा। बैक्टीरिया का नाम जब भी आए ये सारा कुछ याद रखेंगे, फंजाई का नाम आए तो आप याद रखेंगे कि डेड प्लांट को क्या कर देता है, ये डिकम्पोज कर देता है। अब क्या हुआ, यहाँ पर डिकम्पोजिशन हुआ और इस डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिला, N2 मिला। N2 क्या भैया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ना जो ये डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस हुआ इसे ना क्या बोलते हैं, देखो हिंदी मीडियम वाले तो क्या याद रखेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है, स्थिरीकरण। इसे ये बोला जाता है कि ये नाइट्रोजन साइकिल है एक तरीके का, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, नाइट्रोजन जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे जाके वापस मिल जाएगा। और ये NO2 जो है एनवायरमेंट से कौन कंज्यूम करेगा, वापस से प्लांट कंज्यूम करेगा, और ये साइकिल रेगुलर चलता रहेगा। बात समझ में आई क्या। N2 जो है मेरा क्या है, एनवायरमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा अवेलेबल गैस है, लगभग 72% तक अवेलेबल है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। दैट नाइट्रोजन इज एयर। मैंने बोला जब भी मैं N2 लिखूंगा भैया ये हवा, हवा हवा मतलब गैस, एक तरीके की गैस है। मैं यहाँ पर नाइट्रोजन मोलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, N2 की बात कर रहा हूँ। दैट फॉर्म इज गैस, गैसियस फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, N2 लिख रहा हूँ तो, ठीक है। ये पूरी बातचीत समझ में आई, आपको पूरा साइकिल समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इकोसिस्टम जो है, हमने ये भी पढ़ लिया कि ये एक फंक्शनल यूनिट है एनवायरनमेंट की, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ पर क्या होता है, किसी एक लिविंग सेल का दूसरी नॉन लिविंग सेल या लिविंग सेल के रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है, या मैं यूं कहूं कि एक फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ हम एक उसका रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी हमने इकोसिस्टम के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसके दोनों फैक्टर में स्टडी कर लिया। अब हम चलते हैं इसके कैटेगराइज करने के ऊपर चलते हैं, ठीक है। किसके कितने पार्ट है, इसका सब डिवीजन कितना पॉसिबल है वो करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला पोर्शन जो आपको समझ में आया होगा कि प्रोड्यूसर, डिकम्पोजिटर और ये सारा क्या प्रोसेस है, ठीक है। समझ में आया। प्रोड्यूसर का मतलब भैया सेल्फ नरिशिंग, इंडिविजुअल, खुद का खाना खुद बना रहा है। कंज्यूमर का मतलब आप और हम लोग जो क्या है कंज्यूमर है, वो ग्रीन प्लांट को भी खा जाएगा, वो किसी एनिमल को भी खा सकता है, वो किसी फिश को भी खा सकता है, वो किसी गॉट को भी खा सकता है, वो किसी चिकन को भी खा सकता है, कंज्यूमर्स। और इन दोनों के मरने के बाद जिसको उसने खाया वो भी तो मरेगा भैया। जिस जानवर को आप लोग खा के आप भी तो मरोगे एक दिन, है ना, मैं भी तो मरूंगा, सब लोग मरेंगे, हमारा भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, है ना। अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी को छोड़ दो या आप किसी एनिमल को छोड़ दो तो उसके जो स्किन है उसको डिकम्पोज किसके द्वारा किया जाएगा भैया, बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा। याद रखेंगे जितने भी स्किन टिश्यूज होते हैं, द डिकम्पोजिशन विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड द डेड प्लांट्स आर डिकम्पोज बाय द फंजाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम का हम टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पर कि कितने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम के कितने टाइप पॉसिबल है। देखो दो तरीके का इकोसिस्टम पॉसिबल है, एक तो आप लोग जैसा कि नाम से ही जानते होंगे कि नेचुरल हो सकता है और दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का एग्जांपल आप बहुत सारे लोग जो है अपने घरों के अंदर देखते भी होंगे, कई लोगों ने रखा हुआ होगा एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेरियम जो होता है ना आपका, ये क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये मैन मेड है, हमने कहीं से छोटी छोटी मछलियां लेके आए, उन्हें हमने पानी के अंदर लेके आए, फिर हमने पानी के अंदर उनको एक बॉडी दे दी, पर्टिकुलर एक कंटेनर के अंदर हमने पानी और मछलियां डाल दी, वहां पर फूड डाल दिया और वो मछलियां जो अपना सर्वाइव करती है। दैट एक्वेरियम इज द एग्जांपल ऑफ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब आते हैं नेचुरल इकोसिस्टम के ऊपर। देखो नेचुरल इकोसिस्टम जो है ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे कि यहीं पर टेरेस्ट्रियल सबसे पहले आएगा, टेरेस्ट्रियल,
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा? देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है ये किसका एग्जांपल होगा? ये आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। फिर अगर मैं बात करूं डेजर्ट की, डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है, ये भी आपका किसका एग्जांपल है भैया? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, आप पढ़ोगे ग्रास लैंड इकोसिस्टम। दैट ग्रास लैंड इकोसिस्टम इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब इस टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ऑन लैंड। कहां पर? लैंड के ऊपर, भैया जमीन के ऊपर जो इकोसिस्टम आपका बरकरार है, जो फंक्शनल यूनिट चल रही है, जो लिविंग सेल या नॉन लिविंग सेल का किसी दूसरे फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन है, उसे हम क्या कर रहे हैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो हमने क्या बोला कि नेचुरल के अंदर टेरेस्ट्रियल जो है उसे हमने क्या बोला? ऑन लैंड। ठीक है, ऑन लैंड के अंदर देखो फॉरेस्ट जमीन पे, जंगल वगैरह, डेजर्ट रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, और ग्रासलैंड भैया घास के मैदान। तीनों के अंदर एक इकोसिस्टम पॉसिबल है। देखो हम इनको ना पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, एक जंगल के अंदर हर तरीके का जीव जानवर होता है, हर तरीके की वनस्पति होती है अलग अलग, तो वहां पर भी बहुत सारे इकोसिस्टम बनते हैं अपने आप जो सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत सारी सेल्स होती है। आगे बढ़ के बात करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम की। देखो कैक्टस आपने देखी होगी, नागफनी, कांटों वाला पेड़ पौधा, नुकीली पत्तियों वाले, कांटों वाले कहाँ होते हैं? रेगिस्तान में होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से प्लांट का, देखो नुकीली जिनके अंदर भी कांटे होते हैं ना, क्यों होते हैं प्लांट्स के अंदर? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा तो आज मैं इसका आपको आंसर देता हूँ। जिस भी प्लांट के अंदर कांटे पाए जाते हैं ना, बेसिकली वो कहां पर होते हैं? वो एरिड रीजन्स के अंदर होते हैं भैया, शुष्क जगहों पर होते हैं जहां पर पानी की क्या है? कमी है। क्योंकि आपने देखा होगा पत्तियों के अंदर से क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। ठीक है, इवेपोरेट होता है पानी। ठीक है, इवेपोरेट कम हो, जड़ के अंदर जो आपकी रूट है वहां पर पानी बना रहे, क्योंकि वैसे भी पानी नहीं मिल रहा, रेन कम हो रही है, एरिड रीजन है, हवा चल रही है, ड्राइडनेस है, तो क्या होता है? रूट अपना पानी बचाने के लिए ऐसे पौधों की क्या होती हैं? पत्तियां जो होती है नुकीली होती हैं, कांटे होते हैं, ताकि इवेपोरेशन क्या हो? कम हो। इसलिए रेगिस्तान के अंदर ऐसी आपको वनस्पति मिलती है। अगर मैं बात करूं डेजर्ट के अंदर आपको कैक्टस इसलिए मिलता है। ठीक है, इसलिए उसके कांटे होते हैं। ये याद रखना, फैक्ट था। बाकी हम पूरा डिटेल में भी इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। एक घास के मैदान के अंदर आपने देखा होगा एक ग्रास ऊपर, टिड्डी हम पढ़ चुके हैं भैया, टिड्डी मैंने पढ़ा दिया आपको, लोकस जो है आपको पढ़ा दिया। तो एक टिड्डा जो ग्रास ऊपर है उसने क्या किया? घास को खाया। फिर उस घास को कौन खा गया? आपका फ्रॉग खा गया। उस फ्रॉग को स्नेक खा गया, और स्नेक को ईगल खा गया। दैट इज ए इकोसिस्टम। ये भी एक इकोसिस्टम हो गया। सारे के सारे क्या एनर्जी के लिए किसको यूज कर रहे हैं? सन को यूज कर रहे हैं। तो वो सन क्या है? एक अबायोटिक फैक्टर है। और बायोटिक फैक्टर क्या है? ये सारी की सारी लिविंग सेल्स। अब इन लिविंग सेल्स का एक अबायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या हुआ? रिलेशन स्टैब्लिश हुआ ना, दैट इज क्या? हमारा इकोसिस्टम। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बार बार इकोसिस्टम बोल रहे हैं। ये तो हमारे कौन से हैं? नेचुरल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब इसके बाद में ना पानी वाले इकोसिस्टम भी है, उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। तो हमने देखा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल पढ़ लिए। अब नेचुरल के अंदर ही एक कैटेगरी और है। देखो कौन सी है? यहाँ पर अगर मैं बात करूं ना, तो एक और इकोसिस्टम पॉसिबल है, दैट इज एक्वेटिक। इक्वेटिक इकोसिस्टम भी पॉसिबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे आपने क्या किया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ा, सेम ऐसे क्या होता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। अब इक्वेटिक इकोसिस्टम जो है ना, देखो ये पानी के अंदर है ना, पानी नहीं लिखना यहाँ पे, वाटर लिखना भैया, पानी वाटर के अंदर है। अब वाटर भी दो तरीके का पॉसिबल है। एक तो स्टैग्नेंट वाटर, मतलब रुका हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर अगर मैं बात करूं तो, और दूसरा फ्लोइंग वाटर। दोनों के अंदर अलग अलग इकोसिस्टम है भैया। बात समझ में आ रही है क्या? हमने क्या पढ़ा? टाइप ऑफ इकोसिस्टम में पढ़ा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में टेरेस्ट्रियल पढ़ा। ऑन लैंड कितने पॉसिबल? 3 एग्जांपल पॉसिबल है। और भी हो सकते हैं, लेकिन हम मेनली इन 3 को कंसीडर करके चलेंगे। एक्वेटिक की बात करूं भैया, पानी की बात करूं, पानी वाले की, तो पानी रुका हुआ भी हो सकता है और बहता हुआ भी पानी हो सकता है। रुके हुए पानी की बात करूं तो कौन सा? स्टैग्नेंट वाटर, एक जगह पे रुका हुआ। और आप कहोगे सर कि स्टैग्नेंट वाटर के एग्जांपल हमें समझ में आता है कि सर जो पोंड है और कौन सा है? लेक। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? स्टैग्नेंट वाटर इकोसिस्टम वाले। एक्वेटिक इकोसिस्टम में किसके एग्जांपल? स्टैग्नेंट वाटर। किनके अंदर? पोंड और लेक, इनके अंदर एक एक्वेटिक सिस्टम इकोसिस्टम पॉसिबल है। अगर बात करूं मैं फ्लोइंग वाटर की, तो फ्लोइंग वाटर के अंदर से मेरा मतलब क्या है? एक स्ट्रीम से, एक बहती हुई जल धारा से, एक रिवर से बहता हुआ पानी, चाहे वो नदी है, चाहे वो नाला है, चाहे वो क्या एक स्ट्रीम है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, और किस कैटेगरी का है? फ्लोइंग वाटर, पानी बह रहा है, तो वहां पर भी एक इकोसिस्टम पॉसिबल है।
ठीक है, रुके हुए पानी के अंदर, पॉन्ड के अंदर भी अभी बात करेंगे। इसके अंदर मैं आपको ना एक कई सारे जोन है ना, प्रोफंडल जोन भी है, अलग अलग है, लिटोनिक, लॉटिक सब है, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिलेबस कंप्लीट होगा, देखना। आगे बात करते हैं, स्टैग्नेंट वाटर जो है ना, इसका एक अलग नाम भी है, देखो क्वेश्चन इस नाम से भी मिल सकता है, लैंटिक, इसको लैंटिक बोला जाता है, और जो बहने वाला पानी इसे क्या बोला जाता है, लॉटिक बोला जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या। अब आर्टिफिशियल जो है ना, इसमें एक्वेरियम भी पढ़ सकते हो आप इसको गार्डन भी बोल सकते हो, और आपका किचन का पार्क, मतलब जहां पर आपने क्या किया भैया, आपकी किचन का जो वेस्ट था, मतलब मेरा कहने का ये है कि आपने चाय बनाई और चाय के अंदर जो आपकी चाय पत्ती थी उसे आपने क्या किया, आपके लॉन में डाल दिया, वहां पर डिकम्पोजिशन हुआ, केंचुए बने अपने आप, ह्यूमस क्रिएट हुआ, और सॉइल क्या हो गई, फर्टाइल हो गई, दैट सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोम, ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पे लोमी सैंड भी होती है। ये जो है आपका किसका, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की एग्जांपल है, मैन मेड एग्जांपल है, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ ना कुछ फेरबदल किया, हम कर सकते हैं क्या, नेचुरल इकोसिस्टम में हम मैन मेड, अगर मैं बात करूं चेंजेस पॉसिबल है, मैनिपुलेशन की यहाँ पर संभावना है क्या, हम कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या, एक जंगल के अंदर मैनिपुलेट कर सकते हैं, वहां पर जो इकोसिस्टम चल रहा है, भैया जाओगे क्या, आपको भेड़िया नहीं खा जाएगा क्या, फॉरेस्ट के अंदर जाओगे तो, ठीक है, वहां पर हमें क्या है, खुद को डेंजर है, हमारी लाइफ को डेंजर है, तो नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होंगे जहां पर ह्यूमन के द्वारा, एक मानव के द्वारा ज्यादा फेरबदल नहीं किया जा सकता, मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, या मैं यूं कहूं कि हम लोग खुद से चेंजेस नहीं कर सकते। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन से होंगे, वो जहां पर आप खुद फेरबदल करते हैं और आपकी हेल्प से एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। बात समझ में आ रही है क्या, ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। फिर नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर याद रखना है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लैंटिक और लॉटिक, लैंटिक का मतलब स्टैग्नेंट वाटर और लॉटिक का मतलब फ्लोइंग वाटर। अब हम आगे बढ़कर बात करेंगे, सारे के सारे कंप्लीट पढ़ेंगे, ये आपको मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया और कैसे किया गया है, किस किस का एग्जाम्पल कौन सा है, ये याद रखेंगे। लैंटिक और लॉटिक वाला ये पूछा जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज से उसने क्वेश्चन पूछना है ना, तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जहां पर ना नॉलेज चेक होगी, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज भी सभी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी सभी पढ़ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन उनको ऐसे डालने पड़ेंगे ना जिन्होंने बहुत डीप में जाके स्टडी किया है, जिन्होंने वेडिक्ट क्लासेस के लेक्चर देखे हैं ठीक है। मेरा गला जो है वो बैठा हुआ है, आप लोगों को भी मैं सारी स्थिति समझा नहीं सकता कि मैं 2 दिन कैसे क्या था, ठीक है, लेकिन अभी आ गए हैं तो आपको लेक्चर लगातार मिलते रहेंगे। बात करेंगे नेचुरल इकोसिस्टम की। देखो नेचुरल इकोसिस्टम का हमने पहला पॉइंट क्या याद रखा, देयर इज नो मैनिपुलेशन, यहां पर आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और अगली बात है देयर इज नो इंटरफेरेंस, ठीक है, यहां पर आप इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, है ना, आपका इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। ये दोनों चीजें मैं किसके लिए लिख रहा हूं, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर, ये मैं लिख रहा हूं ह्यूमन के लिए, ठीक है भैया, मानव के द्वारा यहां पर मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई इंटरफेरेंस किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, ठीक है, ग्रासलैंड, ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है। नेचुरल इकोसिस्टम को हमने फर्दर क्लासिफाई कर लिया, हम पढ़ चुके हैं इसको, ऑन लैंड भी हो सकता है और ये एक्वेटिक भी हो सकता है। ये पीछे हमने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट के अंदर स्टडी कर लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है। अब ना देखो नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ना खुद बखुद ये चलता है, अपने आप चलता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि हमारा तो मैनिपुलेशन पॉसिबल है ही नहीं, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होंगे भैया, सेल्फ नरिशिंग होंगे क्या, बिल्कुल जी, ये सेल्फ नरिशिंग होते हैं। प्रकृति यहाँ पर खुद अपना बैलेंस बनाती है, खुद ब खुद क्या होता है, अपना बैलेंस क्रिएट करते हैं। बात समझ में आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पर हमने पढ़ा नेचुरल इकोसिस्टम में कि ये सेल्फ नरिशिंग है, ठीक है, इसके हमने एग्जांपल पढ़े और ये पढ़ दिया। देखो इसके साथ में मैं बात करता हूँ थोड़ी सी ना आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा था कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस पॉसिबल है ना, इसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। ये मैनिपुलेट किया जा सकता है, जब चेंज किया जा सकता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है यहाँ पर ह्यूमन
अपनी अपने बेनिफिट के लिए, अपनी भैया अपनी सुविधाओं के लिए क्या करेगा, अपनी सुविधाओं के लिए इसकी जो फिजियो केमिकल एक्टिविटीज है, अगर मैं बात करूं फिजियो केमिकल रिएक्शंस की, उनको क्या करेगा, चेंज कर देगा। फिजियो केमिकल से मेरा कहने का मतलब क्या है, आपने वहां पर इंटरफेयर किया तो क्या कुछ चीजें चेंज हुई? आपने इंटरफेयर क्यों किया? अपने फायदे के लिए किया ना। आप क्या चाहते थे, एक जंगल है भैया, एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर देखो इकोसिस्टम चल रहा है, अपने आप चल रहा है। आपने क्या किया, वहां पर उस इकोसिस्टम को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आपने उस नेचुरल को आर्टिफिशियल में कन्वर्ट किया। कैसे किया? देखो, एक फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज है, ठीक है, ये ट्रीज जो है उसका एक पार्ट है उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। ये भी तो अपने आप में एक साइकिल चल रहा है ना ट्रीज का, बहुत सारे ट्रीज का, बहुत सारे छोटे छोटे पौधों का अपने आप में एक साइकिल चल रहा है, बहुत सारे लिविंग सेल्स का चल रहा है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर भी बहुत सारे साइकिल चल रहे हैं अपने अपने। अभी यहाँ पर क्या हुआ, आपने पेड़ काटना शुरू कर दिया, बहुत सारे पेड़ काट दिए, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ तो फॉरेस्ट किसका एग्जाम्पल है? ऑन लैंड का एग्जाम्पल है, या मैं यूं कह सकता हूँ कि टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल है। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो था उसमें आपने क्या किया, एक फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज काट दिए, और उन ट्रीज को काट कर जो लैंड थी वहां पर आप क्या करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। भैया खेती करने लग गए आप, उसका आपने कमर्शियल यूज किया, कुछ ना कुछ यूज कर लिया, कमर्शियल यूज, इंडस्ट्री लगा दी वहां पर। तो हमने क्या बोला कि ह्यूमन ने अपनी बेनिफिट के लिए इस इकोसिस्टम की फिजियो केमिकल एक्टिविटीज जो है वो क्या कर दी, चेंज कर दी। बात समझ में आई क्या? यहाँ पर एक वर्ड है फिजियो केमिकल एक्टिविटीज, उससे मतलब क्या है, यहाँ पर चलने वाले इकोसिस्टम को अपनी सुविधाओं के लिए क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया ना। देखो यहाँ पर पेड़ों को काट दिया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एक अलग इकोसिस्टम था, ट्रीज का, एक प्लांट का, एक लिविंग सेल्स का, कुछ अलग अलग चल रहे थे, कुछ जीव जंतुओं का भी चल रहे थे। यहाँ पर ट्रीज की इकोसिस्टम को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उसे कन्वर्ट कर लिया अपने बेनिफिट के लिए, किसमें, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पर क्या हुआ, कमर्शियल यूज के लिए इंडस्ट्री लगा दी, लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज कर लिया। इन एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फिजियो केमिकल एक्टिविटीज। देखो ये ऐसे नाम ना, ऐसे टर्म्स यूज कर सकते हैं, एग्जामिनर जो होता है ना उसको पता होता है, क्वेश्चन आसान पूछा जाता है, लैंग्वेज जो होती है ना टफ रखी जाती है ताकि बच्चों की पकड़ में आए। ऑप्शंस के अंदर वो पूछ लेगा फिजियो केमिकल एक्टिविटीज, ठीक है। अब आप लिख देगा, ऑप्शन लिख देगा फिजियो केमिकल एक्टिविटीज, या यूं लिख देगा कि नेचुरल इकोसिस्टम को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है बाय विच ऑफ द एक्टिविटीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर वहां पे ऑप्शन दे देगा बाय फिजिकल केमिकल फिजियो केमिकल एक्टिविटीज। फिर आप इधर उधर देखोगे, फिर कुछ लोग सर खुजाने लगते हैं। भैया इन चीजों को ना नोटिस किया करो, बहुत काम का पॉइंट होता है ऐसा जब भी होता है। आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं आगे पढ़ना टाइप का। ऑनलैंड की बात करते हैं हम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं। देखो भैया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है ना, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, कुछ सर्टेन टाइप की एक्टिविटी। आपका होगा सर सर्टेन टाइप की एक्टिविटी से आपका क्या मतलब, इसका मतलब ये है यहां पर ऑन लैंड जितनी भी चीजें हो सकती है क्या होगा, ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ऑटोट्रॉफ्स क्या होंगे, सेल्फ नरिशिंग होंगे। पूरी की पूरी बातचीत पहले वाली है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सारी बातचीत पहले वाली है सर। अब आप कहोगे सर आप वही कहानी फिर से सुनाना शुरू कर दी। बिल्कुल जी वही कहानी है। यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफ्स है, जो सेल्फ नरिशिंग है, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या। ग्रीन प्लांट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, कंज्यूमर्स जो उनका यूज कर रहे हैं। यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर सबसे बड़ा रोल किसका है, ऑटोट्रॉफ्स का रोल है सबसे बड़ा, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या। ऑटोट्रॉफ का यहाँ पे रोल है। अब देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है, अगर यहाँ पर ऑटोट्रॉफ के हमने रोल की बात करी तो क्या ऑटोट्रॉफ मैंने अगर बोला तो क्या ये अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्या अबायोटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है इकोसिस्टम के। बिल्कुल जी अबायोटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है टेरेस्ट्रियल। ऑन लैंड अगर हम बात करें तो धरती पर सन जो है वो क्या है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये सारी बातचीत हम पहले कर चुके हैं, मैं फिर से क्यों बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ऑन लैंड जितनी भी स्पीसीज है, जितनी भी लिविंग सेल्स है, उन सब सेल्स को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, सन की जरूरत है, विंड की जरूरत है, वाटर की जरूरत है। वो सब क्या है, अबायोटिक फैक्टर्स है। तो अबायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो शो करता है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये बात आपको समझ में आई होगी। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जो हमारे एग्जांपल्स हैं दैट आर फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम,
और मैंने आपको तीसरा जो बताया था यहाँ पर एग्जांपल ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ठीक है, ये इतनी जानकारी आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं, बाय पॉइंट पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, कंप्लीट करेंगे हम इसको। ये वीडियो जो इसमें आप इतना ही जानो कि आर्टिफिशियल नेचुरल कौन सा होता है, नेचुरल के अंदर टेरेस्ट्रियल कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल के अंदर हमने पढ़ा कि यहाँ पर के इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है अबायोटिक फैक्टर्स उनका यूज कर सेल्फ नरिशिंग जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो क्या करते हैं, अपना साइकिल पूरा करते हैं, अपने लाइफ साइकिल पूरा। हम क्या कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भाई धरती पे कहीं ले बायो से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना कहीं नहीं, बस जिंदगी में धक्का दे रहे हैं जो बात समझ आ रही है, जिंदगी को धक्के दे रहे हैं। ठीक है, ये बात हम बोलते हैं, इसलिए आप लोग सब ध्यान रखें। वो लाइन जो है किसकी है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। जिंदगी को धक्के देने का मतलब क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। याद रखेंगे, एग्जाम्पल अच्छा है, समझ में आया होगा आपको। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी से जल्दी मिलेगा, नोट्स अपडेट किए जाएंगे। अब धन्यवाद।